जब से दुनिया बनी है, इंसान आसमान को देखता आया है। चिड़ियाँ अपने आसान उड़ान से हमारी कल्पना को हमेशा से मोहित करती रही हैं। हमारी ख्वाहिश थी बादलों के ऊपर उड़ने की, चिड़ियों की तरह आज़ादी का अनुभव करने की। पुराण और कहानियां उड़ान की गाथाओं से भरी पड़ी हैं। इकरूस अपने मोम के पंखों के साथ हमें बहुत ऊपर जाने के खतरों की याद दिलाता है। खतरों के बावजूद उड़ान का सपना कभी कम नहीं हुआ। सदियों तक आविष्कारकों और सपने देखने वालों ने योजनाएं बनाई। उन्होंने ऐसी मशीनों की कल्पना की जो आसमान को जीत सकें। लियोनार्डो डा विंची, एक सच्चे पुनर्जागरण पुरुष, ने अपनी नोटबुक उड़ने वाली मशीनों के चित्रों से भर दी। हालांकि उनके डिजाइन आखिरकार त्रुटिपूर्ण थे, लेकिन उन्होंने वायुगतिकी की गहरी समझ का प्रदर्शन किया। दा विंची के काम ने अनगिनत अन्य लोगों के साथ उड़ान की खोज को हवा दी। यह एक ऐसी चुनौती थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, मानवीय जिज्ञासा और कौशल का प्रमाण। हर असफल प्रयास, हर त्रुटिपूर्ण डिजाइन हमें अंतिम लक्ष्य, नियंत्रित संचालित उड़ान के करीब ले आया। इस सपने को पाने का रास्ता प्रेरणा और हताशा दोनों से भरा था। फिर भी आसमान की चाहत एक शक्तिशाली प्रेरक बनी रही। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने की, दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने की चाहत ने नवाचार को आगे बढ़ाया। 19वीं सदी में विज्ञान बहुत आगे बढ़ा। इस समय ने उड़ान के सपने को नया जीवन दिया। सर जॉर्ज केली, जो एरोनॉटिक्स के जनक माने जाते हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने उड़ान के लिए 4 जरूरी फोर्सेस बताई: वेट, लिफ्ट, ड्रैग और थ्रस्ट। उनके डिजाइन्स, जिनमें एक ह्यूमन कैरिंग ग्लाइडर भी था, ने भविष्य के पायोनियर्स के लिए रास्ता बनाया। ऑटो लिलियंथल, एक जर्मन इंजीनियर, ने अपनी पूरी जिंदगी उड़ान को समझने में लगा दी। उन्होंने अपने ग्लाइडर एक्सपेरिमेंट्स का बारीकी से दस्तावेजीकरण किया। हालांकि एक ग्लाइडिंग एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनके काम ने एविएशन को आगे बढ़ाया। लिलियंथल ने राइट भाइयों को इंस्पायर किया, जो आगे चलकर दुनिया बदल देंगे। अमेरिका के हृदय स्थल में विल्बर और ऑरविल राइट उड़ान के विचार से मोहित थे। उनकी यह यात्रा डेटन, ओहायो में अपनी साइकिल की दुकान से शुरू हुई। उनके पास यांत्रिक कौशल था और वायुगतिकी की गहरी समझ थी। उनका दृष्टिकोण व्यवस्थित था, सख्त प्रयोग पर केंद्रित। इसने उन्हें एक क्रांतिकारी 3 अक्ष नियंत्रण प्रणाली विकसित करने के लिए प्रेरित किया। इसने पायलट को विमान पर अभूतपूर्व नियंत्रण दिया। इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के लिए मंच तैयार था: किट्टी हॉक, उत्तरी कैरोलिना में। ऐसा नहीं था कि सिर्फ राइट भाई ही उड़ान की खोज में लगे थे। पूरी दुनिया में दूसरे दिलेर लोग भी आसमान को जीतने की कोशिशें कर रहे थे। इंग्लैंड में सर जॉर्ज केली, जो विज्ञान में बहुत रुचि रखते थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उड़ान के सिद्धांतों को समझने में लगा दी। केली का तरीका बहुत व्यवस्थित था। उन्हें समझ आ गया था कि उड़ान के पीछे जो ताकतें काम करती हैं, उन्हें साइंटिफिक तरीके से समझना जरूरी है। उन्होंने बताया कि लिफ्ट, ड्रैग, थ्रस्ट और वेट, ये 4 मुख्य ताकतें हैं जो उड़ान को कंट्रोल करती हैं। ये समझना बहुत बड़ी सफलता थी, जिसने आगे आने वाले एविएशन पायनियर्स के लिए रास्ता बनाया। केली के एक्सपेरिमेंट्स सिर्फ थ्योरी तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने बहुत सारे ग्लाइडर्स बनाए और उनका परीक्षण किया, और साथ ही साथ एरोडायनामिक्स की अपनी बढ़ती हुई समझ को भी उनमें शामिल करते गए। उनकी सबसे खास रचनाओं में से एक विशाल ग्लाइडर था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने उनके कोचमैन को एक घाटी के पार पहुंचाया था। हालांकि इस घटना पर कुछ हिस्टोरिकल बहस हुई है, लेकिन इसने केली के डिजाइन्स की क्षमता को जरूर दिखाया। हालांकि केली का काम ज्यादातर ग्लाइडर्स पर केंद्रित था, लेकिन उन्होंने पावर्ड फ्लाइट की संभावनाओं को भी तलाशा। उन्होंने एक इंजन पावर्ड एयरक्राफ्ट की कल्पना की थी और ऐसे डिजाइन्स बनाए थे जिनमें आधुनिक एयरप्लेन्स के कंसेप्ट से काफी मिलते जुलते कंसेप्ट्स थे। उनके आगे की सोच वाले विचार, जो उनके नोट्स और ड्राइंग्स में साफ तौर पर दिखाई देते हैं, आगे आने वाली पीढ़ियों के एविएशन एंथुजियास्ट्स के लिए एक बहुमूल्य संसाधन बन गए। केली के इस महत्वपूर्ण काम ने उन्हें फादर ऑफ एरोनॉटिक्स का खिताब दिलाया। उनका योगदान सिर्फ आविष्कारों तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने ज्ञान की एक नींव रखी और जिज्ञासा की एक ऐसी भावना जगाई जिसने अनगिनत लोगों को आसमान की ओर देखने के लिए प्रेरित किया। उनकी विरासत आज भी मॉडर्न एविएशन की ऊंची उड़ानों में दिखाई देती है। अटलांटिक के पार एक और दूरदर्शी व्यक्ति विमानन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा था: ऑटो लिलियंथल,
एक जर्मन इंजीनियर जो पक्षी उड़ान की सुंदरता से मंत्रमुग्ध थे। लिलियनथल ने खुद को ग्लाइडिंग के सिद्धांतों को समझने के लिए समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि उड़ान के इस रूप में महारत हासिल करना संचालित उड़ान को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण था। लिलियनथल का दृष्टिकोण सूक्ष्म अवलोकन और सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड कीपिंग द्वारा चिह्नित किया गया था। उन्होंने कई तरह के ग्लाइडर बनाए, प्रत्येक को विशिष्ट वायुक्तिकीय सिद्धांतों का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया था। उन्होंने अपनी उड़ानों का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण किया, लिफ्ट, ड्रैग और नियंत्रण की अपनी समझ को परिष्कृत करने के लिए डेटा का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। अपने कई समकालीन लोगों के विपरीत जो संचालित उड़ान पर ध्यान केंद्रित करते थे, लिलियनथल का मानना था कि हवा की सच्ची महारत के लिए ग्लाइडिंग की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। उन्होंने तर्क दिया कि पायलटों को हवा में खेलने वाली ताकतों के लिए एक सहज एहसास विकसित करने की आवश्यकता है। बस उन्हें इंजनों के साथ प्रबल करने के बजाय उनके साथ काम करना सीखना होगा। ग्लाइडिंग के प्रति लिलियनथल के समर्पण ने उन्हें 2000 से ज्यादा सफल उड़ानें भरने के लिए प्रेरित किया। उनके डिजाइन सावधानीपूर्वक तैयार किए गए और कठोरता से परीक्षण किए गए ने ग्लाइडर के साथ क्या संभव था, इसकी सीमाओं को आगे बढ़ाया। वह ग्लाइडर किंग के रूप में जाने गए। अपनी साहसी उड़ानों और विस्तृत शोध से एविएटर्स की एक पीढ़ी को प्रेरित किया। हालांकि उड़ान का लिलियनथल का पीछा जोखिमों के बिना नहीं था। 1896 में एक नियमित ग्लाइडिंग परीक्षण के दौरान एक दुखद दुर्घटना ने उनके जीवन को छोटा कर दिया। इस झटके के बावजूद लिलियनथल की विरासत जीवित रही। उनके सावधानीपूर्वक शोध, अभिनव डिजाइनों और ग्लाइडिंग की शक्ति में अनवेवरिंग विश्वास ने राइट भाइयों और अन्य विमानन अग्रदूतों के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जो कभी असंभव माना जाता था। उन्नीसवीं सदी में विज्ञान और इंजीनियरिंग दोनों में बहुत तरक्की हुई। इंटरनल कंबस्शन इंजन, जो कि प्रोपल्शन का एक छोटा और शक्तिशाली सोर्स था, उसने पावर्ड फ्लाइट के सपने में नई जान फूंक दी। इस टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू ने इन्वेंटर्स को पजल का मिसिंग पीस दे दिया, ग्रेविटी के पुल को ओवरकम करने के लिए सफिशिएंट थ्रस्ट जनरेट करने की क्षमता। इसके साथ ही मटेरियल साइंस में एडवांसमेंट्स ने एयरक्राफ्ट बनाने के लिए हल्के और मजबूत मटेरियल्स भी प्रोवाइड कराए। स्टील अलॉयज और लाइटवेट फैब्रिक्स ने स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी का कॉम्बिनेशन दिया, जो कि फ्लाइट के स्ट्रेस को विथस्टैंड करने वाले स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए बहुत जरूरी था। विंड टनल्स का डेवलपमेंट, जो कि एरोडायनामिक्स को स्टडी करने का एक ग्राउंड ब्रेकिंग टूल था, उसने रिसर्चर्स को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ऑब्जेक्ट्स पर एक्टिंग करने वाले फोर्सेस को ऑब्जर्व और मेजर करने की अनुमति दी। इस इनोवेशन ने एयर फ्लो ओवर विंग्स और दूसरे सर्फेसेस को समझने के तरीके में क्रांति ला दी, जिससे एयरक्राफ्ट डिजाइन को ऑप्टिमाइज करने के लिए क्रूशल डेटा मिला। इन साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ने एविएशन के लिए इंथुजियाज्म की एक नई लहर को फ्यूल दिया। फ्लाइट के रास्ते में जो बैरियर्स पहले इनसरमाउंटेबल लगते थे, धीरे धीरे डिसमेंटल होते जा रहे थे और उनकी जगह पॉसिबिलिटी की भावना बढ़ती जा रही थी। पैराडाइम शिफ्ट के लिए स्टेज सेट हो चुका था। एक ऐसा मोमेंट जहां ह्यूमन फ्लाइट का सपना इमेजिनेशन से निकलकर टेंजिबल रियलिटी में तब्दील होने वाला था। हालांकि राइट भाइयों को उनकी जबरदस्त उपलब्धि के लिए सही मायने में जाना जाता है, लेकिन उनकी कामयाबी सिर्फ उनकी अपनी कुशाग्रता का नतीजा नहीं थी। यह तो उन अनगिनत पूर्वजों द्वारा रखी गई नींव पर खड़ी थी, जिन्होंने उड़ान का सपना देखने की हिम्मत की और उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। राइट भाइयों ने केली और लिलियनथल जैसे विमानन अग्रदूतों के काम का बारीकी से अध्ययन किया। उन्होंने किताबें, लेख और तकनीकी चित्रों को पढ़ डाला, कामयाबियों और नाकामियों दोनों से ही ज्ञान हासिल किया। उन्होंने वायुगतिकी के सिद्धांतों को समझने की अहमियत को पहचाना, यानी हवा में चीजें कैसे उड़ती हैं, इसका विज्ञान। वे समझ गए थे कि नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण है। पंछी बस अपने पंख नहीं फड़फड़ाते थे, वे अविश्वसनीय सटीकता के साथ हवा में घूमते थे। अपनी गति को नियंत्रित करने के लिए अपने पंखों के आकार और कोण को बदलते थे। इसी एहसास ने उन्हें अपने विमान को नियंत्रित करने के लिए एक क्रांतिकारी प्रणाली विकसित करने के लिए प्रेरित किया, त्रिअक्ष नियंत्रण। ये प्रणाली, जो पिच, रोल और यॉ पर नियंत्रण की अनुमति देती थी, पिछले डिजाइनों से बिल्कुल अलग थी। इसने पायलट को विमान पर अभूतपूर्व नियंत्रण दिया, जिससे वे स्थिरता बनाए रखने और सटीकता के साथ युद्धाभ्यास करने में सक्षम हुए।
भाइयों का मानना था कि उड़ान भरने की कोशिश करने से पहले नियंत्रण हासिल करना बेहद जरूरी है। राइट भाइयों का हवा में उड़ने वाला जहाज बनाने का सफर बहुत मेहनत और दृढ़ संकल्प से भरा था। वो जानते थे कि सफलता आसानी से नहीं मिलेगी और रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने अपने शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स पतंगों और ग्लाइडर्स के साथ किए। उन्होंने कई सारे ग्लाइडर्स बनाए, हर डिजाइन को और बेहतर बनाते हुए, और उनको किटी हॉक, नॉर्थ कैरोलिना के रेतीले टीलों पर परखते रहे। इन शुरुआती टेस्ट से उन्हें एरोडायनामिक्स और कंट्रोल को समझने में मदद मिली और उनको वो जानकारी मिली जिससे वो अपने आगे के डिजाइन्स बना पाए। भाइयों को पता था कि हवा में उड़ने के लिए सिर्फ एरोडायनामिक लिफ्ट काफी नहीं है, उन्हें प्रोपल्शन के लिए एक भरोसेमंद सोर्स की जरूरत थी। उन्होंने अलग अलग इंजन डिजाइन्स के साथ एक्सपेरिमेंट किए और आखिरकार एक हल्के इंटरनल कंबस्टन इंजन को चुना। यह इंजन उनके मैकेनिकल हुनर का प्रमाण था जिसने उनके जहाज को हवा में उड़ाने के लिए जरूरी थ्रस्ट प्रदान किया। जैसे जैसे उनका काम आगे बढ़ा, राइट भाइयों को लोगों के संदेह और मजाक का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने उनके प्रयासों को बेकार बताया। उनका मानना था कि हवा से भारी चीज का उड़ना एक असंभव सपना था। हालांकि भाई निराश नहीं हुए, उनका अपने विजन पर से विश्वास अटूट था। उन्होंने उड़ान की क्षमता को पहचान लिया था और वे इसे दुनिया के साथ साझा करने के लिए दृढ़ थे। इतिहास के एक महत्वपूर्ण क्षण के लिए मंच तैयार था। एक ऐसा क्षण जो 1903 में दिसंबर की ठंडी सुबह सामने आया। एक ऐसा क्षण जिसने आकाश के साथ मानवता के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। किट्टी हॉक नॉर्थ कैरोलिना के रेतीले किनारे राइट भाइयों की खुली हवा वाली प्रयोगशाला बन गए। यह दूर दराज जगह तेज हवाएं और मुलायम जमीन प्रदान करती थी जो उनकी उड़ने वाली मशीनों के परीक्षण के लिए आदर्श थी। वैज्ञानिक जिज्ञासा और अटूट दृढ़ संकल्प के मिश्रण से प्रेरित होकर भाइयों ने अपने प्रयोगों का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण किया, लगातार आंकड़ों का विश्लेषण किया और अपने डिजाइनों को परिष्कृत किया। उनके शुरुआती ग्लाइडर सीढ़ी के पत्थर का काम करते थे। हर नया डिजाइन पिछली उड़ानों से सीखे गए सबक को शामिल करता था। उन्होंने सावधानीपूर्वक पंखों के फैलाव, डायहेड्रल कोणों और नियंत्रण सतहों को समायोजित किया। उस इष्टतम विन्यास की खोज में श्रमसाध्य तरीके से जुटे रहे जो निरंतर उड़ान के रहस्यों को उजागर करेगा। किट्टी हॉक में उनका काम अकेले का नहीं था। भाइयों ने स्थानीय समुदाय के साथ सक्रिय रूप से जुड़ाव किया, उन निवासियों की मदद ली जो इन अनोखे आदमियों और उनके उड़ने वाले यंत्रों से हैरान थे। इन सहयोगों ने न केवल अतिरिक्त श्रम शक्ति प्रदान की बल्कि उन लोगों से बहुमूल्य अंतर्दृष्टि भी प्रदान की जो इस हवा से घिरे वातावरण में रहते और काम करते थे। राइट भाई समझते थे कि प्रगति सीधी रेखा में नहीं होगी। असफलताएं अपरिहार्य थीं और असफलताएं बाधा के बजाय सीखने के अवसर बन गईं। हर क्रैश लैंडिंग, हवा का हर अप्रत्याशित झोंका बहुमूल्य डेटा प्रदान करता था जिसे उन्होंने अपने अगले डिजाइन में शामिल किया। उनका दृढ़ता, उनके दृष्टिकोण में अटूट विश्वास से फ्यूल्ड उन्हें आगे बढ़ाती रही, अपने अंतिम लक्ष्य के करीब। राइट ब्रदर्स का साथ एक शेयर्ड पैशन और अलग अलग स्किल्स का बहुत बड़ा उदाहरण था। विल्बर जो बड़े भाई थे, उनके सोचने का तरीका बहुत प्रैक्टिकल और ऑर्गेनाइज था। वो बहुत शांत रहकर हर चीज को ध्यान से सोचते हुए काम करते थे और हर डिजाइन के बारे में अच्छी तरह से लिखते थे। उनका शांत स्वभाव ओटरविल के जल्दी काम करने वाले स्वभाव को संतुलित करता था। दूसरी तरफ ऑनरविल अपनी मैकेनिकल स्किल्स और रिस्क लेने की आदत के लिए जाने जाते थे। उन्हें खुद काम करना बहुत पसंद था। वो बिना थके इंजन्स के साथ काम करते थे और नई चीजें ट्राई करते रहते थे। उनका उत्साह और कभी न खत्म होने वाली एनर्जी हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। उनके अलग अलग व्यक्तित्व झगड़े का कारण बनने की बजाय उनके बीच एक अच्छी एनर्जी बनाते थे। वो एक दूसरे के विचारों पर सवाल उठाते थे, समाधानों पर बहस करते थे और हर छोटी जीत को साथ मिलकर सेलिब्रेट करते थे। उड़ने के उनके जुनून ने उनके बीच एक अटूट बंधन बनाया, एक ऐसा बंधन जिसने उन्हें बहुत सारी मुश्किलों को पार करने में मदद की। उनका मिलकर काम करने का तरीका सिर्फ उन दोनों तक ही सीमित नहीं था। वो पूरी दुनिया में दूसरों एविएशन एंथुसियास्ट से लेटर्स के जरिए बात करते थे, अपनी खोजें शेयर करते थे और उड़ान के भविष्य के बारे में डिबेट्स करते थे।
वो जानते थे कि प्रोग्रेस के लिए आइडियाज का आदान प्रदान जरूरी है और सफलता और असफलता दोनों से सीखने की इच्छा होनी चाहिए। सेक्शन 3, मास्टरिंग द एलिमेंट्स। राइट ब्रदर्स को पता था कि उड़ान को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्ड्स सिर्फ अपने पंख नहीं हिलाते थे, वो बहुत प्रिसाइज तरीके से मैन्यूवर करते थे, अपने पंखों के शेप और एंगल को एडजस्ट करके स्टेबिलिटी मेंटेन करती थी और डायरेक्शन चेंज करती थी। फ्लाइट की इस नेचुरल मास्टरी से इंस्पायर होकर राइट ब्रदर्स ने एक ऐसे सिस्टम को डेवलप करने पे फोकस किया जो पायलट को उनके एयरक्राफ्ट पे ऐसी ही कंट्रोल दी। उनका ब्रेक थ्रू था 3 एक्सिस कंट्रोल। इस इनोवेटिव सिस्टम ने पायलट को एयरक्राफ्ट की मूवमेंट को 3 एक्सिस पे कंट्रोल करने की परमिशन दी, पिच, रोल और यॉ। कंट्रोल का ये लेवल अनप्रेसिडेंटेड था, जिससे पायलट एयरमैन स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकता था और एक्यूरेसी के साथ मैन्यूवर कर सकता था। 3 एक्सिस कंट्रोल अचीव करने के लिए राइट ब्रदर्स ने इंटरकनेक्टेड कंट्रोल सर्फेसेस का एक सिस्टम डेवलप किया। उन्होंने यॉ कंट्रोल के लिए एक मूवेबल रडर इंकॉर्पोरेटेड किया, रोल कंट्रोल के लिए विंग वॉर्पिंग और पिच कंट्रोल के लिए एक फॉरवर्ड एलिवेटर। ये सर्फेसेस जिन्हें पायलट लेवर्स और पुलिस की सीरीज के थ्रू मैनिपुलेट करता था, एयरक्राफ्ट के ओरिएंटेशन में सब्टल एडजस्टमेंट्स की परमिशन देते थे, बर्ड्स के न्यूआंस्ड मूवमेंट्स को मिमिक करते हुए। 3 एक्सिस कंट्रोल को मास्टर करना एक सिग्निफिकेंट चैलेंज प्रूवन हुआ। इसके लिए पायलट इनपुट और एयरक्राफ्ट पे एक्टिंग करने वाले एरोडायनामिक फोर्सेस के बीच एक डेलिकेट बैलेंस की नीड थी। अपने ग्लाइडर्स पे अपने कंट्रोल सिस्टम को टेस्ट करने और रिफाइन करने में काउंटलेस आवर्स ने उन्हें पावर्ड फ्लाइट की कॉम्प्लेक्सिटीज के लिए प्रिपेयर्ड किया। सेक्शन 4, इनोवेशन टेक्स फ्लाइट। राइट भाइयों ने खुद का हल्का और शक्तिशाली इंजन बनाया, क्योंकि वो बिना रुके पावर्ड फ्लाइट करना चाहते थे। उनका इंजन उनकी प्रतिभा का प्रमाण था और उनकी सफल उड़ान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। भाग 5, क्रांति की पूर्व संध्या। जैसे ही 1903 का साल खत्म होने को था, राइट भाई एक बहुत बड़ी उपलब्धि के करीब थे। उनकी नई रचना फ्लायर उनके ज्ञान और अटूट विश्वास का प्रतीक थी। इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला था, एक ऐसा पल जो हमेशा के लिए आकाश के साथ मानवता के रिश्ते को बदल देगा। दिसंबर 1903 का दिन किट्टी हॉक में ठंडा और हवादार था। मुश्किल हालात के बावजूद विल्बर और ऑरविल अपना प्रयास करने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने उत्तरी कैरोलिना के इस सूने तट को उसकी लगातार हवाओं और मुलायम जमीन के लिए चुना था। उस पल का महत्व हवा में भारी था, एक स्पष्ट तनाव जो एक लंबे समय से प्रतीक्षित सपने के पूरा होने की प्रत्याशा से मिश्रित था। फ्लायर जब अपने लॉन्च ट्रैक पर तैयार था तो दोनों भाइयों ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सिक्का उछालकर तय किया कि पहली उड़ान कौन भरेगा। किस्मत ने ऑरविल का साथ दिया। ऑरविल कंट्रोल्स में अपनी जगह पर बैठे और इंजन ने दहाड़ लगाई। फ्लायर आगे बढ़ा, हवा में उठा और ड्यून्स के ऊपर उड़ान भरी, मानो वो हमेशा से आसमान का ही हिस्सा था। ये उड़ान सिर्फ 12 सेकंड तक चली और बस 120 फीट दूर तक गई, जो आज के हिसाब से बहुत छोटी लग सकती है। लेकिन उन कुछ पलों में राइट भाइयों ने एक ऐसी मशीन में उड़ान भरी जो हवा से भारी थी और उन्होंने उसे कंट्रोल भी किया। ऑरविल हवाई जहाज से बाहर निकले। उनकी आंखों में अपने सपने के पूरे होने की चमक थी। उनकी इस कामयाबी की खबर बहुत तेजी से फैल गई, टेलीग्राम और अखबारों के जरिए। राइट भाइयों की पहली उड़ान कुछ ही लोग देख पाए थे। जॉन टी डेनियलस, जो एक कोस्ट गार्ड्समैन थे, उन्होंने अपनी कैमरा से पहली उड़ान को कैद कर लिया। किल डेविल हिल्स लाइफ सेविंग क्रू के कुछ लोग भी वहां मौजूद थे। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर वो भी हैरान रह गए। राइट भाइयों का किटी हॉक में कामयाबी सिर्फ एक आविष्कार से कहीं बढ़कर था।
ये मानव इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल था, जिसने पूरी दुनिया में कल्पना की एक चिंगारी जगाई। अपनी इस अभूतपूर्व उपलब्धि के बावजूद राइट भाई जमीन से जुड़े रहे। उनकी विरासत आज भी कई पीढ़ियों को आसमान की ऊंचाइयों को छूने और नवाचार की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। धीरे धीरे पूरी दुनिया को किट्टी हॉक की खबर मिलने लगी। उड़ान का सपना अब हकीकत का रूप ले चुका था। उसके पंख अब असलियत के आसमान में फैल चुके थे। अखबारों की सुर्खियों ने अपना रंग बदला और राइट बंधुओं की उपलब्धि को मानवीय प्रतिभा की जीत बताया। उड़ान को व्यावसायिक बनाने की होड़ शुरू हो चुकी थी, जिसे भारी मुनाफे और एक नए उद्योग को आकार देने के आकर्षण ने और भी हवा दी। भाग 2, ए फ्लरी ऑफ एडवांसमेंट्स। राइट भाइयों की सफलता ने एविएशन में इनोवेशन का एक नया दौर शुरू कर दिया। उनकी पहली उड़ान के बाद के वर्षों में एयरक्राफ्ट डिजाइन में तेजी से बदलाव देखने को मिले। बाईप्लेन्स प्रमुख डिजाइन बनकर उभरे। इन एडवांसमेंट्स ने एविएशन में आने वाले दशकों में होने वाली असाधारण प्रगति की नींव रखी। भाग 3, उड़ान का रणभूमि में प्रवेश। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने ने पूरे यूरोप पर एक काला साया डाल दिया और युद्ध का एक नया अखाड़ा सामने आया, आसमान। हवाई जहाजों ने युद्ध के हथियार के रूप में अपनी उपयोगिता जल्द ही साबित कर दी, जहां बमवर्षक और हवाई मुकाबले युद्ध की पहचान बन गए। युद्ध की जरूरतों ने तेजी से नए आविष्कारों को बढ़ावा दिया और वो सीमाएं तोड़ दी गई जो कभी संभव नहीं लगता था। भाग 4, दुनिया हुई छोटी। युद्ध के बाद के समय में हवाई जहाज के इंजन की गूंज एक आम आवाज बन गई। कमर्शियल एविएशन ने गति पकड़ी और हवाई यात्रा ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगी। जेट इंजन्स के आने से यात्रा का समय और कम हो गया और एयर ट्रैवल परिवहन का एक आम साधन बन गया। हवाई जहाज के आविष्कार ने अभूतपूर्व बदलाव का दौर ला दिया। इसने उद्योगों को नया रूप दिया, युद्ध को फिर से परिभाषित किया और समय और दूरी के हमारे नजरिए को मौलिक रूप से बदल दिया। हवाई जहाज, मानवीय आकांक्षा का प्रतीक, ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है, पीढ़ियों को सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया है। हवाई जहाज का आविष्कार इंसान की जिज्ञासा और कुशलता का प्रमाण है। राइट भाइयों के किट्टी हॉक में प्रयोगों से शुरुआती उड़ान की सफलताओं तक हवाई जहाज ने लोगों और संस्कृतियों को जोड़ा है, दुनिया को छोटा किया है। इसने हमें एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया, हमें अपने ग्रह को ऊपर से देखने की अनुमति दी, इसकी सुंदरता और हमारी जुड़ावट को समझने के लिए। हवाई जहाज ने उद्योगों को बदल दिया है और समय और दूरी के बारे में हमारी धारणा को बदल दिया है। इसने सांस्कृतिक आदान प्रदान को आसान बनाया है, लोगों को एक दूसरे के करीब लाया है। उड़ान की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे राइट ब्रदर्स के फ्लायर ने आज हमारे आसमान में मौजूद स्लीक जेटलाइनर्स और सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट के लिए रास्ता बनाया था, वैसे ही एफिशिएंसी, स्पीड और सस्टेनेबिलिटी की लगातार खोज से इनोवेशन की यह कोशिश जारी है। उड़ान के भविष्य में और भी रिमार्केबल एडवांसमेंट्स के वादे छिपे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज जो साइंस फिक्शन और रियलिटी के बीच की रेखा को और भी धुंधला कर देंगी। हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट जो मैच 5 से भी तेज गति से यात्रा करने में सक्षम है, उनमें लंबी दूरी की यात्रा में क्रांति लाने की क्षमता है, जो घंटों के सफर को मिनटों में बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप न्यूयॉर्क में एक एयरक्राफ्ट में चढ़ते हैं और टोक्यो में लंच के लिए पहुंच जाते हैं, या लंदन से सिडनी की यात्रा एक मूवी देखने से भी कम समय में पूरी करते हैं। इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट जो कि क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से संचालित होते हैं, सस्टेनेबल एविएशन के एक नए युग की शुरुआत का वादा करते हैं, जिससे इंडस्ट्री के कार्बन फुटप्रिंट और फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता कम होगी। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आसमान साइलेंटली ग्लाइडिंग एयरक्राफ्ट से भरा हुआ है और उनके कंट्रेल्स की जगह हवा की धीमी सरसराहट ने ले ली है। एविएशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिलन एयर ट्रैवल में क्रांति लाने वाला है, जैसा कि हम जानते हैं। ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट जो कि सोफिस्टिकेटेड एआई सिस्टम्स द्वारा निर्देशित होते हैं,
उनमें सेफ्टी बढ़ाने, फ्लाइट पैथ्स को ऑप्टिमाइज करने और ह्यूमन एरर को कम करने की क्षमता है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां एयर ट्रैवल उतना ही आसान हो जितना कि राइड शेयरिंग सर्विस लेना, जहां ऑटोनमस एयरक्राफ्ट यात्रियों को अद्वितीय सटीकता और दक्षता के साथ उनके गंतव्यों तक पहुंचाते हैं। उड़ान का सपना, जो कभी बस पंछियों और सपनों में कैद था, आज हमारी दुनिया का हिस्सा है। राइड बंधुओं की गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने की हिम्मत हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की प्रेरणा देती है। हम न सिर्फ आसमान की बल्कि अंतरिक्ष की भी खोज कर रहे हैं। उड़ान की तकनीकों ने अंतरिक्ष अन्वेषण का रास्ता खोला है। मानव अंतरिक्ष यात्रा, जो कभी कल्पना थी, आज हकीकत है। अब हमारी नजरें मंगल ग्रह और उससे भी आगे तक हैं। कौन जाने क्षितिज के पार कौन कौन से अजूबे हमारा इंतजार कर रहे हैं।